भारतीय वायुसेना देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली भारतीय सेना का हिस्सा है, जो साहस और देशभक्ति से परिपूर्ण भारत का गौरव है। भारतीय सेना का एक गौरवशाली और प्रतिष्ठित इतिहास हमेशा से रहा है, जो साहस, वीरता, समर्पण से परिपक्व है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित दुनिया की सबसे दुर्जेय वायुसेनाओं में से एक बन गई है। टच द स्काई विद ग्लोरी के मोटो के साथ भारतीय वायुसेना अपनी संप्रभुता की रक्षा करने, अपनी सीमाओं की रक्षा करने और वायु शक्ति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारतीय वायुसेना ने न केवल युद्ध के दौरान बल्कि भारत पर आए संकट की हर घड़ी में अपनी राष्ट्र सेवा की मिसाल स्थापित करी है। उत्कृष्टता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता, अपनी गौरवशाली विरासत और अपनी निरंतर विकसित होती क्षमताओं के साथ भारतीय वायुसेना राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और अपनी वीरता और समर्पण का प्रमाण बनी हुई है। और प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना में नए नए जवान शामिल होकर देश सेवा के लिए निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने दूसरे प्रयास में कठिन परिश्रम के दम पर अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को पाकर सफलता के परचम को बुलंद कर दिखाया है। प्राउड सेंचुरियन शशांक यादव NDA 151 की परीक्षा उत्तीर्ण कर 2AFSB मैसूर से रिकमेंडेशन प्राप्त करके भारतीय वायुसेना में भर्ती के सपने को साकार करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशांक यादव एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। और हाल ही में मैंने अपने NDA 151 कोर्स के लिए फ्लाइंग ब्रांच में 2AFSB मैसूर से मैं रिकमेंड हूँ। मैं लखनऊ में बॉर्न हुआ था। मेरे पापा मम्मी दोनों टीचर हैं और दोनों वर्किंग होने की वजह से दोनों बहुत बिजी रहते थे, जिसकी वजह से मैं बचपन से लेके 10th तक का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा हूँ। मेरी इस सक्सेस में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। बचपन में जब मेरी बड़ी मासी थी तो मेरी बड़ी मासी ने मुझे पढ़ाया लिखाया। जब बड़ी मासी अपने डॉक्टर बनने के लिए चली गई तो मेरी बीच वाली मासी ने मुझे पढ़ाया। जब वो चली गई अपनी स्टडीज़ के लिए तो मेरी छोटी मासी, मेरे मामा ने मेरा ख्याल रखा। मेरी नानी मुझे खाना बना के देती थी, प्यार करती थी, कहानियाँ सुनाती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेरे संस्कार हैं वो मेरे नाना नानी सबसे आए हुए हैं। मेरे पापा ने बहुत ही लो रिसोर्सेज के साथ मुझे CMS, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है, बिगेस्ट स्कूल है, उसमें पढ़ाया। उन्होंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स फेस किए थे वो उन्होंने कभी मुझे नहीं फेस करने दिए। जो उन्होंने लो एजुकेशन या जो गाइडेंस का स्ट्रगल्स फेस किए थे उन्होंने कभी मुझे फेस नहीं करने दिए। अपनी लो इनकम के साथ भी उन्होंने नर्सरी से लेके ही मुझे CMS जैसे इतने बिगेस्ट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बचपन से ही लेके पापा मेरे रोल मॉडल रहे हैं। और मैं बहुत ही उनसे मोटिवेटेड रहा हूँ और मैं बहुत ही इंटरेस्टेड रहा हूँ। मैं पढ़ाई की तरफ बहुत फोकस्ड रहा हूँ। मैं पढ़ाई करना बहुत ही इंजॉय करता था, मुझे पसंद आने लगी थी पढ़ाई करना। और बचपन से ही लेके मैं एवरेज नहीं बनना चाहता था, मैं कुछ हटके करना चाहता था। जैसे कि मेरी फैमिली में टीचर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, सब कोई था, पर कोई भी ऑफिसर नहीं था। इसीलिए जब मैं 8th में आया धीरे धीरे और मैंने अपने करियर ऑप्शंस देखने शुरू किए तो मुझे जब NDA करियर ऑप्शन मिला, जो कि सबसे यंग एज में एक ऑफिसर का होने का प्रॉमिस करता है, तो मैं बहुत अट्रैक्टेड हो गया उससे। और जैसे जैसे अपने करियर ऑप्शंस के बारे में मैंने और रिसर्च की, NDA के बारे में और रिसर्च की, मैं उतना ही उससे अट्रैक्टेड होते गया। वो न्यू लाइफ, वो एडवेंचर, वो रिस्पेक्ट, वो अलग अलग स्किल्स, वो हायर एजुकेशन और वो इंडिपेंडेंस, वो एक सबसे बेस्ट मौका था अपने पेरेंट्स को प्राउड करने का, जो उन्होंने अभी तक का मेरी लाइफ में मुझे इन्वेस्ट किया है। मेरी पढ़ाई में इतने हज़ारों लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उनको उसको प्राइड के साथ उनको वापस करने का। इसी वजह से मैं NDA की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो गया, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच में मेरा बहुत ही रुझान था। क्योंकि मैं जब देखता था बचपन में प्लेन्स उड़ते हुए तो कहीं ना कहीं मेरा सपना था कि मैं भी उस जेट इंजन की आवाज़ सुनूं, अपने कानों से उन्हें फील करूं, और जब उस सीट पे बैठूं तो अपना वो एड्रेनल रश फील होते हुए देखूं, अपनी हार्ट बीट्स तेज होते हुए देखूं, और वो एक एडवेंचर, वो एक
मज़ा फील करूं, इसलिए मैंने फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया और मैं रिकमेंड हुआ 2AFSB मैसूर से। अब मुझे एनडीए जाना था और एनडीए ही जाना था। अब मेरा टाइम आ गया था, मेरा एग्ज़ाम का टाइम आ गया था और मेरा गोल सेट था, मैं फोकस था, मोटिवेटेड था और अब मेहनत की बारी थी। और किसी भी गोल को पाने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं गाइडेंस और उस नॉलेज लेने के लिए कोचिंग ढूंढने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पे मैं बहुत लक्की रहा कि लखनऊ में ही बेस्ट कोचिंग मिली मुझे, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। जब मैं 12th अपीयरिंग था, 12th में जैसे आया था, तो जितना अर्ली गाइडेंस मुझे मिले उतना बढ़िया था, इसलिए मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैं सुबह से लेकर दोपहर तक का अपनी स्कूल की क्लासेस करता था, उसके बाद डायरेक्ट ही सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आ जाता था और रात तक का 8 बजे तक का सेंचुरियन की क्लासेस करता था, जिसने मुझे बहुत ही हेल्प की। जब शुरुआत में स्कूल का प्रेशर कम था, बोर्ड्स का प्रेशर कम था, तो मैं पूरा स्टडी मटेरियल के मैंने नोट्स बनाए, पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की, पूरा स्ट्रैटेजी अपना प्लान सब गैदर कर लिया। पर फिर धीरे धीरे जैसे महीने बीतते गए, बोर्ड्स का भी प्रेशर आने लगा, स्कूल में प्री कंपैरेटिव्स होने लगे, जिसकी वजह से जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेरा नहीं निकल पाया। पर मेरे पास सारे नोट्स थे, पूरा गाइडेंस था, पूरे रिसोर्सेज पूरे थे, जिसकी वजह से जब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और मेरे पास 20 दिन का टाइम मिला, तो उन्हीं रिसोर्सेज के साथ, उन्हीं नोट्स के साथ, उन्हीं बुक्स के साथ जो मुझे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने दी थी, उससे मैंने 20 दिन में अपना रिटन क्वालिफाई किया। सेंचुरियन के गाइडेंस से मैंने पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया था। अब स्टेज 2 की बारी थी, मुझे फिर से गाइडेंस की ज़रूरत थी और इस बार मैं और एक्साइटेड और मोटिवेटेड था। तो जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आया, मैंने सबसे पहला बैच 8 मई वाला बैच में इनरोल कर लिया। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की कोचिंग में मैं चला गया और शिशिर सर के अंडर पढ़ने लगा। इसी तरह मैंने 4 महीने वहाँ पे बिताए कोचिंग में और सारी नॉलेज जमा की, डिफरेंट टाइप के मुझे एक्सपोजर मिले, पूरे प्रोसीजर से मैं वाकिफ़ हुआ। सर ने मुझे पूरा प्रोसीजर समझाया, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो समझाया, जो 15 लीडरशिप क्वालिटी होती हैं जिसमें हमें जज किया जाता है वो समझाया, जिसकी वजह से मैं समझ पाया कि एसेसर्स हमें क्या देखना चाहते हैं और उन्हीं क्वालिटीज़ के ऊपर मैंने वर्क करना चालू कर दिया। हमारी सुबह 9 बजे से क्लासेस होती थी और 7-8 बजे तक रात तक क्लासेस चलती थी, जिसमें हमारे पूरा वैरायटी ऑफ जो पूरे GTO, साइक एंड इंटरव्यू सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाते थे। हमें पहले ही दिन PPDT का एक्सपोजर मिलता था, जिसमें हमें एसेसर्स एकदम सेम एनवायरनमेंट कॉपी करके उस सेम एनवायरनमेंट का फील मिलता था, जिसकी वजह से जब मैं पहले दिन गया था PPDT में बहुत वीक था, मुझे कुछ नहीं पता था कैसे क्या होता है और उस टाइम का जो मेरा रिजल्ट था वो बहुत ही बिलो एवरेज था। पर धीरे धीरे जैसा 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, मैं हर दिन इम्प्रूव करता गया। शिशिर सर के गाइडेंस में मैं हर दिन बेटर होता गया, हर दिन मेरा एक इम्प्रूव्ड वर्जन, बेटर वर्जन मैं कोचिंग में दिखाता गया। अपने साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखा। शिशिर सर ने मुझे बताया कि कौन कौन सी गलतियाँ मुझे नहीं करनी है और जैसे ही नेक्स्ट वीक PPDT फिर से हुआ, मैं उसमें स्क्रीन इन हुआ और फिर जब 3rd वीक हुआ तो मैं फिर से स्क्रीन इन होता गया। धीरे धीरे हर वीक हर डे में इम्प्रूव होता गया और मैं अब एकदम तैयार था रिज़ल्ट के लिए, अपने SSB प्रोसीजर के लिए। तो मैं पूरा SSB प्रोसीजर के बारे में जानने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, एक्सपोजर लेने के बाद अब मैं पूरा मोटिवेटेड था। मेरी डेट्स आ गई थी, शिशिर सर ने मुझे डेट भी चूज़ करने में हेल्प की और मैं फुल्ली आखिरी आशीर्वाद लेके सर का निकल गया अपने SSB मैसूर सेंटर की तरफ, जहाँ पे हमारा पहले दिन हुआ PPDT। PPDT जो है बहुत ही ईजी गया मेरा, जबकि जहाँ सेंचुरियन में मैं PPDT 80 बच्चों के सामने देता था, 80 बच्चों को फेस करता था, वहीं मुझे PPDT सेंटर में 15 बच्चों के सामने देना पड़ा, जो कि बहुत ही इजी लगा कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने एक टफर सिचुएशन ऑलरेडी फेस कर रखी थी। मैंने बहुत ही अच्छे से PPDT में नरेशन किया, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंट 80 बच्चों के सामने बोलने में आता है, वो 15 बच्चों के सामने बोलने में कुछ नहीं होता, वो इजी लगने लगता है। तो मैंने अपना नरेशन दिया, जिसमें बहुत ही अच्छा मेरा नरेशन गया और मैं नरेशन देने के बाद ही बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया था कि स्क्रीन इन तो मैं हो जाऊँगा।
और मैं स्क्रीन इन हो गया। जब मैं स्क्रीन इन हो गया उसके बाद मैंने आगे की सोचना चालू कर दी। जैसे कि हमारे एयरफोर्स सेंटर में साइक और पीपीडीटी एक ही दिन हो जाते हैं, तो बहुत ही टायरिंग डे होता है। तो अब टाइम था हमारे साइक का। मैं जो मेरे सर ने, शिशु सर ने जो मुझे साइक की टिप्स दी थी वो मैं रिकलेक्ट करने लगा अपने माइंड में। जहाँ सब आराम कर रहे थे, मैं अपनी रणनीति बुक जो हमारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की बुक है उसको मैं फिर से रिवाइज कर रहा था। जो पॉइंट्स दिए गए थे वो मैं फिर से रिकलेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा साइक टेस्ट बहुत ही अच्छा गया। वो सबसे मेरा बेस्ट टेस्ट था, जिसमें मैंने 12 पिक्चर्स, 11 पिक्चर्स और एक ब्लैंक स्टोरी, 60 वैट, 60 एसआरटीज और एसडी कर डाले, जिसमें मैंने सारी एसआरटी सारी वैट कर डाली, क्योंकि वो लगभग एसआरटी तो एकदम सेम आई थी रणनीति बुक के अकॉर्डिंग, और वैट भी एकदम वही सेट थे। आधे तो मुझे याद ही हो गए थे प्रैक्टिस करते करते रणनीति बुक से। अब हमारा साइक भी हो गया, जो पूरा एकदम टेंस्ड माहौल था वो हो गया। अब सेकेंड डे से शुरू हुआ हमारा जीटीओ, जिसमें हमारा पहला हुआ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन भी बहुत ही इजी गया, क्योंकि सेंचुरियन में जब हम 9 बजे आते थे तो हमारी 2 घंटे पहले तो जनरल अवेयरनेस, नॉलेज बेस्ड क्लासेस चलती थी, जिसकी वजह से जो हमारा नॉलेज बेस्ड फैक्टर था वो हाई था। तो जब नॉलेज होती है और 80 बच्चों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस होता है तो ग्रुप डिस्कशन तो बहुत ईजिली निपट जाता है। फिर हमारी जीपीई आई, जिसमें मैंने कॉमन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज दी, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा था कि सेंचुरियन में मैंने क्राउड हैंडल करना, ग्रुप हैंडल करना सीख लिया था, इसीलिए मैं अपने ग्रुप को कन्विंस कर पाया और मैंने अपने ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का कॉमन सोल्यूशन दिया। तो अभी तक का जो पहले 2 टास्क थे वो मेरे बहुत अच्छे जा चुके थे। तो अब हमारी जीटी हो गई थी, जीपी हो गई थी, और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था क्योंकि मैंने दोनों में ही अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद हमारी बारी आई पीजीटी की, जो मेरा फेवरेट सेक्शन था, क्योंकि उसमें अपना फील्ड वर्क और फील्ड इनोवेटिव आइडियाज़ लगाने को मिलते हैं। तो मेरा पीजीटी जब आया तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, और जब मैं पीजीटी में मैंने फट्टाबल्ली पहले ही उठा लिया और पहले ही सारे क्लाइंब कर गया, आगे बढ़ गया, क्योंकि मुझे लीड करना था उसमें, और फिर मैं सबके सॉल्यूशंस देते गया। अगर मेरे ग्रुप मेंबर्स भी कोई सॉल्यूशन दे रहे थे तो मैं उनको काट नहीं रहा था, बल्कि उनमें हेल्प कर रहा था, उनको और अपग्रेड कर रहा था, उसको और उनके आइडियाज़ को और बेटर कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा इंप्रेशन गया मेरा। और जो थर्ड टास्क था, जो बहुत ही टफ टास्क था, जिसमें पूरा ग्रुप अटक गया था, वो मैंने उसका भी सल्यूशन दे दिया, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा इंप्रेशन चला गया। और हमारा ग्रुप एक सिर्फ हमारा ही ग्रुप था जिसने पीजीटी के चारों जो टास्क थे वो कंप्लीट कर पाए, और इसमें मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। पीजीटी वगैरह के जो टास्क होते उसमें मैं बहुत ही एक्सपर्ट था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का जो ग्राउंड है, जीटीओ ग्राउंड है, वो सबसे लार्जेस्ट ग्राउंड है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का एक्सपोजर मिल गया था। तो पीजीटी वाला काम जो है मेरा बहुत ही उसमें मैं एक्सपर्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी और ये जो फट्टा बल्ली वाले सारे टास्क थे वो बहुत ही अच्छे से हो गए थे। यहाँ तक कि जो मेरा कमांड टास्क था वो भी बहुत अच्छा गया। फिर हमारी जो बारी आई वो आई जीओआर की बारी आई। तो जीओआर में सर ने हमें पहले ही समझा के रखा था कि इसमें टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही फन टास्क होता है और एक्साइटेड होके ग्रुप को जिताना है पूरा एकदम एक्साइटमेंट में। तो जीओआर तो चला गया अच्छा। फिर हमारी बारी आई कमांड टास्क की। कमांड टास्क जो था मेरा सबसे बेस्ट हुआ। सबसे टफेस्ट कमांड टास्क मुझे दिया गया था, जिसमें जीटीओ सर मुझे लगातार ग्रिल कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, टाइम कंस्ट्रेंट डाल रहे थे, बार बार मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं कमांड टास्क में हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनसे हमें काम करवाना है, पर हमारे जीटीओ ने मुझे ही कह दिया कि तुम करवा के सबऑर्डिनेट्स तुम्हारे इंजर्ड हैं। पर ये सब चीज़ें जो है मुझे पहले से ही शिशिर सर ने समझा के रखी थी कि ऐसा भी हो सकता है। और वो जब ग्रिल करे हमारे कमांड टास्क ऑफिसर, जब हमें ग्रिल करे तो उसमें हमें निराश नहीं होना है, हमें अच्छा फील करना है कि हमारे जो रिकमेंडेशंस के चांसेस हैं वो और बढ़ रहे हैं। तो वो मेरे ऊपर ग्रिल कर रहे थे पर मैं खुश हो रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो वो ज़्यादातर जो मेरे आइडियाज़ थे वो कह दे रहे थे कि हाँ ये भी आइडिया ठीक है, दूसरा बताओ। वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे 1-2 आइडिया से, तो मैंने उन्हें 4-5 आइडियाज़ बताए, जिसके बाद वो फिर कहे कि चलो अब इसके जो आगे के सेकंड नंबर वाला टास्क था उसके आइडियाज़ बताओ। तो उन्होंने मेरे से बहुत आइडियाज़ लिए, 10-15 आइडियाज़ लिए, जो कि मैं सब बता ले गया। और जो मेरे कमांड टास्क ऑफिसर थे, जीटीओ सर थे, वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए थे। तो यहीं पर मुझे लगने लगा था कि मेरा रिकमेंडेशन हो जाएगा। बस आखिरी जो पढ़ाव बाकी था वो इंटरव्यू का पढ़ाव बाकी था,
और उसी में बस मुझे अच्छा करना था। तो मुझे लग रहा था कि मेरे रिकमेंड होने के चांसेस बहुत हाई हैं। जब इंटरव्यू की बारी आई तो मैंने वेरियस इंटरव्यू, बहुत बार मॉक इंटरव्यूज़ दे रखे थे, यहाँ तक कि सर ने भी एक बार मेरा बहुत ही लंबा इंटरव्यू लिया हुआ था। तो मैं उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंट था। CIQs सारे मुझे पता थे, PIQs के क्वेश्चन, जो हर तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो सर ने पहले से ही समझा के रखे थे। तो मैं इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंट था। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने प्रेशर सिचुएशन फेस नहीं की, मैं बहुत ही चिल था और इंटरव्यू मेरा बहुत स्मूथ चला गया। कोई भी ऐसा न्यू क्वेश्चन, ऐसा हटके क्वेश्चन नहीं लगा जो मैंने पहले भी फेस नहीं किया हो। फिर हमारा टाइम आया रिकमेंडेशन का, कॉन्फ्रेंस डे थी। कॉन्फ्रेंस डे में हार्ट बीट हमारी बहुत तेज़ थी, सब लोग प्रे कर रहे थे कि रिकमेंडेशन हो जाए हमारा। जब मैं नोटिस कर रहा था कि वहाँ पे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर जब हमारे चेस्ट नंबर्स कॉल किए गए तो उसमें मेरा नाम था। SSB मैसूर में हमारे बैच में 8 बच्चे रिकमेंड हुए थे। टोटल रिपोर्टिंग थी 120 बच्चों की, जिसमें से स्क्रीन इन हुए थे 53 और रिकमेंड हुए थे 8। फॉर्चुनेटली मैं रिकमेंड हो गया था। और फिर मेरा 6th डे था CPSS का। CPSS बहुत ही ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसके बारे में बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। पर फॉर्चुनेटली जहाँ से मैंने कोचिंग की थी वहाँ पे CPSS का भी इंस्ट्रूमेंट सारे थे, तो मैंने CPSS भी पहले से ही ट्राई करके रखा हुआ था, जो कि मेरा बहुत ही बिगेस्ट एडवांटेज था। तो जब मैंने CPSS देने भी गया तो मुझे पहले से ही सारे टेस्ट पता थे, जिसकी वजह से CPSS पे भी मैंने बहुत ही स्मूथली परफॉर्म किया। हमारे 8 बच्चों में से 5 बच्चे जो है CPSS फेल हो गए थे, पर मैं पास होने वालों में से था। सिर्फ 3 बच्चे CPSS क्लियर कर पाए, जिसमें मैं पास हो गया था। और इस पूरे CPSS के लिए तो मैं बहुत ही थैंकफुल था। मैं वेट नहीं कर पा रहा था कि कब मुझे फ़ोन मिले और मैं अपने सर, अपने गाइडर शिशु सर को बता सकूं कि मैं रिकमेंड हो गया हूं। रिकमेंडेशन की खुशी बहुत ज़्यादा थी और वो एक्साइटमेंट से ज़्यादा वो शांति थी कि मैं अपने सर, अपने पेरेंट्स, अपने पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरा हूँ। He could develop the sense that how to clear all the stages including CPSS and medical। तो मेडिकल भी क्लियर है इसका। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा इकलौता बेटा है। मैं भी टीचर हूँ और इसकी मम्मी भी टीचर है। इसको हमने कभी पढ़ाया नहीं, बल्कि ये जो पूछता गया उसको हम बताते गए। और इसने मेहनत किया, इसके पीछे हम लगे रहे। हमने कभी नहीं इससे कहा कि तुम NDA में जाओ। हमने कहा आप क्या करोगे, तो कहा हम NDA करेंगे। फिर हमने कहा कोई गाइडलाइन ले लो, पता करो। तो ये यहाँ आया सेंचुरियन एकेडमी, फिर हम एडमिशन कराने आए। फिर हम इसको छोड़ जाते थे, ले जाते थे और स्कूल भी जाता था ये, ठीक, और वहाँ भी ये पढ़ता था, यहाँ पढ़ता था, लेकिन इसको किसी ने पढ़ाया नहीं, स्वयं पढ़ा। सर के अंडर में गाइडलाइन ली। हमने कहा किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत होती है। गाइडलाइन आप नहीं लेंगे तो कैसे कामयाब होंगे। तो सर के अंडर में गाइडलाइन लिया, पढ़ता गया और सर ने उसको गाइडलाइन अच्छी दी, जिससे कि पहली बार में इसने इंटर भी किया, उसके साथ साथ SSB ये भी सब कर लिया। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबको आपको तहे दिल से वंदन और अभिनंदन करती हूँ। अपने मम्मी पापा का मान और सम्मान बनाए रखना, और सर का भी, क्योंकि इतनी मेहनत दिन रात करके आप लोग के पीछे लगे रहते, हर शेड्यूल बनाना बहुत आसान बात नहीं है। आप लोग घर से निकल के आए हो, एक लक्ष्य लेके आए हो, उस लक्ष्य पे चलना आप लोग का ही है। पेरेंट्स तो नहीं आएगा, चलना तो आप ही को है। पेरेंट ने बोल दिया, आपने कह दिया, पेरेंट ने भेज दिया। सर की सर आपको इतना मतलब समय दे रहे हैं, सबसे पहले तो सर ही का वो करना है। हम तो सेंचुरियन के पूरे स्टाफ को तहे दिल से, एक क्या कहते हैं, कोई शब्द नहीं है कि वंदन और अभिनंदन के साथ बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि यहाँ बच्चा आके इतना कुछ सीख के फर्स्ट टाइम अटेंड करके मतलब क्वालिफाई कर गया है। वो इन्फॉर्म करने की खुशी बहुत ज़्यादा थी और मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को फ़ोन मिलाया। फिर मैंने अपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को कॉल किया कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ। वो खुशी बहुत ज़्यादा थी और मैं वेट नहीं कर पा रहा था कि कब मैं वापस अपने शहर लखनऊ आऊँ और अपने सारे टीचर्स, अपनी फैमिली को थैंक यू बोल सकूँ। वो बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग थी और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेमोरेबल पल था मेरी लाइफ का। तो दोस्तों, ये 6 दिन का SSB प्रोसीजर बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था मेरी लाइफ का और मैं आप लोगों को
टिप्स देना चाहूँगा कि ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है, इससे आप डरिए ना। और राइट गाइडेंस के अंडर ये प्रोसीजर बहुत ही इजी हो जाता है। बस आपको राइट गाइडेंस चाहिए, राइट एक्सपोजर चाहिए, जो कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी देती है। तो दोस्तों, राइट गाइडेंस लीजिए, अपनी रिसोर्सफुलनेस बढ़ाइए और अपने स्ट्रगल्स को मोटिवेशन की तरह लीजिए और अपने सेल्फ मोटिवेशन ढूंढिए, डिटर्मिनेशन ढूंढिए और डेडिकेटेड रहिए अपने गोल की तरफ। आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको ज़रूर एक दिन सफल बनाएंगे, पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में, पर आप सब लोग सफल ज़रूर बनेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, आप सब लोग सक्सेसफुल बनेंगे। तो ये रही मेरी सक्सेस जर्नी। थैंक यू, जय हिंद। ज्वाइन करें NDA 1 2024 रगड़ा बैच और घर बैठे तैयारी करें अपने ड्रीम एग्जाम की। बैच स्टार्ट्स ऑन द 15th of November. Use coupon code NDA Diwali to avail 50% discount.